अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का ये सेशन जो है हमारा पेरेंट सीरीज का पार्ट है और हम इसमें कोशिश करेंगे कि चाइल्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स को डिस्कस कर सकें विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स को गाइड कर सकें अकॉर्डिंगली। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम स्पेशली थैंकफुल हैं माइंड मेंटोर कराची से, जो कि जिन्होंने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। जो उनकी टीम मेंबर्स आज शामिल हैं, वो हैं एक फारिया हसन साहिबा, जो कि स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं, एमएस एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं और माइंड मेंटोर की फाउंडर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सिद्रा शमीम है, हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट भी हैं। डिफरेंट चैलेंजेस के साथ काम कर रही हैं इन माइंड मेंटोर। हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला फॉर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, एंड वी होप कि ये सेशन इन पेरेंट्स के अलावा और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। काशिफ हमारे साथ हैं, पेरेंट, और इनसे स्टार्ट करना चाहूँगा अगर ये थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें अपने बच्चे की हिस्ट्री और करंट जो चैलेंजेस इनको फेस हो रहे हैं वो, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन। जी काशिफ। जी साउंड सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी। अच्छा, मैं स्टार्ट बिल्कुल बताता हूँ कि किस तरह से मेरे बेटे की जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डायग्नोस की वो उस तरह से हुआ था कि जब हमने स्कूलिंग को स्टार्ट की तो शुरू से ही इनिशियल डेज से अच्छा इसके जो माइलस्टोन्स थे वो तो बिल्कुल अलाइन थे, तो थोड़ा बहुत यानी कि साल 6 महीने डिले थे, जैसे वॉकिंग वगैरह या बोलना वगैरह बहुत ज़्यादा इसके डिले नहीं था। जब स्कूलिंग हमने 2.5 3 साल में इसकी स्टार्ट की है तो वहाँ से इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि हिटिंग कर रहा होता था या फिर वो पिक नहीं कर रहा होता था, जो समझा रही होती थी पढ़ा रही होती थी वो पिक नहीं कर पा रहा होता था। अ, 3 4 काफी बड़े बड़े रिनोन स्कूल जो कराची के हैं वहाँ पे हम लोगों ने इसको शिफ्ट करते रहे, स्विच करते रहे, लेकिन सब जगह इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि टीचर्स बोलते थे कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, डफर है, इस तरह के उसको वो दे रहे होते थे ये लोग। चेंज करने के बाद एक लास्ट टाइम 2021 में हमें एक स्कूल ने ये रिकमेंड किया कि आप इसको किसी जो पेडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट है उससे इसकी असेसमेंट करवाएं। तो 2021 के अक्टूबर में हमने इसकी असेसमेंट करवाई थी। तो उस वक्त इसकी एज 10 साल थी। जब ये असेसमेंट वगैरह हमने कराई तो हमें पता चला कि इसको माइल्ड आईडीडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड है इसकी। आईक्यू लेवल इसका आया था 71। उसके बाद हमने कुछ थेरेपीज वगैरह कराई, इसकी स्टार्ट कराई थी, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। तो इस तरह हो गया था कि ये चल पड़ा था। जैसे नॉर्मल स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे हमने इसको एडमिट करा दिया। तो चलने लगा था। अब हुआ ये कि लास्ट ईयर सितंबर 2024 में इस तरह से हुआ कि फिर इसकी जो एग्रेशन वगैरह के बिहेवियर्स थे वो एकदम प्रोवोक हो गए थे। अच्छा, इसकी बहन, ये इसकी 10 साल है, इसकी बहन की एज 9 साल 1 साल, तो दोनों एक ही क्लास में होते थे। जब मैंने इससे पूछा कि अच्छा वो कल बता देता है कि क्या किससे हुआ था, किस तरह है, यानी कि मैंने कहा हुआ तुम्हारे साथ, क्यों तुमने मारा किसी को, तो फिर वो बताता था कि मुझे बच्चे मोटा मोटा बोलते हैं, ये थोड़ा सा हेल्थी है ये। बुलिंग वगैरह का यानी कि इसी क्लास में मसला आया था, तो जिसकी वजह से इसका जो एग्रेशन है वो और बढ़ गया। तो सितंबर 24 के बाद फिर इनके स्कूल वालों ने बोला कि नहीं, आप इसको किसी थेरेपिस्ट वगैरह के पास, या जहाँ पे मतलब इस तरह से बच्चों को ये तंग ना करे वहाँ पे इसको पहले थेरेपी कराएं, फिर रेगुलर स्कूल में लेके आइएगा। तो फिर हमने इसकी थेरेपी वगैरह स्टार्ट कराई थी। अभी भी वैसे ये स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, थेरेपीज वगैरह भी ले रहा है।
अब इन द मीनवाइल हम लोगों ने इसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी दिखाया है। लेकिन सबकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको स्लो डाउन कर देती हैं। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल बेहोश टाइप का हो जाता है, बिल्कुल नींद पनौती के आदमी चले जाता है। तो उस वजह से वो तो डिस्कंटिन्यू, हफ्ते भर हमने यूज़ कराई है, उसके बाद डिस्कंटिन्यू करानी पड़ी थी हमें। तो अभी बस जो मेन इश्यू है इसका वो यही है कि एग्रेसिव हो जाता है, हर वक्त नहीं, टेंट्रम्स आते हैं कि यानी कि समझ में दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा एकदम ये एग्रेसिव हो जाएगा। और फिर वो जो इसकी मेमोरी है वो अब, जो हमने लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में इसकी दोबारा असेसमेंट कराई तो इसका आईक्यू लेवल भी बढ़ने की बजाय गिर गया है। इसका 61 स्कोर आया है। लास्ट जब 2021 में कराया था तो 71 था, तो वो भी गिर गया 10 पॉइंट्स और। हम्म, ये इसके इश्यूज आ रहे हैं कि अब इसको फोकस करें हम। जो भी चीज़ नॉर्मल लेकर फोकस करें, 1 to 100 अगर काउंटिंग में कराऊंगा तो 1 से 10 तक करता है। 10 पे आके स्टक हो जाता है, फिर स्टक होने के बाद मैं इसको 1 1 बोलूंगा कि 1 1 क्या है, तो फिर 11 फिर वो दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा होता है। इस तरह के इसके इश्यूज हैं। एग्रेसिव बिहेवियर से आपकी मुराद है क्या? वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे? तो वो हिटिंग करना ना, जैसे छोटे बहन भाई हैं उनको मारना, या कोई जैसे कोई चीज़ नहीं मिले तो एकदम अपनी मदर को भी झंझोड़ देना, इस तरह करते हैं। इवन अगर जैसे स्पेशल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो सर वगैरह ने इसको बताया कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे इसको पढ़ाने के लिए फोर्स करो तो एकदम वो उनके साथ जो है ना हाथापाई शुरू कर देता है, इस तरह का होता है। एज क्या बताइए आपने? 10 ईयर्स इसकी है। 10 years। साढ़े जी जी, 10.5 साल की हो गया। राइट। जी फारिया इनका सिद्रा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम जो उसका डायग्नोसिस हुआ था पहले उसको समझते हैं और फिर इस चीजों को समझते हैं कि वो फेस क्या क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर्स आ रहे हैं। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सब चीजों को समझने की नीड है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो उसका डायग्नोसिस आया आईडीडी। तो बेसिकली आईडीडी क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का जो, आप ये समझ लें कि न्यूरो डेवलपमेंटल का है कि यानी कि वो जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी होती है तो उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो हर बच्चे को अचीव करने होते हैं, बीइंग एन, जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके इश्यूज बाय टाइम डिफरेंट होते रहते हैं। अगर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है कोई बच्चा तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, वो मुतासर हुई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी कोपिंग स्किल्स हैं जैसे कि सोशलाइजेशन है, या फॉर सपोज जो एडिक्वेट्स हैं कि स्पेसिफिक जगह पे किस तरह बिहेव करना है, वो सब भी जो है वो उसका इफेक्ट हुआ है। ठीक है। अब जबकि बच्चा, अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, ही इज 10 year old, तो फिजिकली वो बच्चा 10 साल का हो चुका है, मगर अगर हम मेंटली देखें तो ही विल बी बिलो, बिकॉज जो आप उसका आईक्यू बता रहे हैं तो वो तो आप उसका मेंटल एज, अभी हमने इसको असेस नहीं किया है कि उसकी मेंटल एज कहाँ लाई करती है। लेकिन अगर हम जी मेंटल जी। एज निकाल लें ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। फॉर सपोज अगर हमने बच्चे को 4 साल पे असेस किया और हमें पता चले कि बच्चे की जो मेंटल एज है वो 2 या 2.5 साल के बच्चे के, तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि वो अपनी एज से बिल्कुल आधा चल रहा है। तो अब वहां से उसकी ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होता है कि हमें अगर उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग इतना मैनेज करवाना है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, तो जहां से उसकी लैकिंग आ रही है, जो गैप आ रहा है, यानी जो चीजें 2 2.5 साल के बच्चे को करनी चाहिए वो उसकी अचीव हो चुकी हैं, तब जाकर वो 3 साल वाली अचीव होंगी, तब जाकर वो 4 साल वाली अचीव होंगी। हम डायरेक्ट अपना गोल ये नहीं बना सकते कि भाई अब बच्चा 10 साल का है तो जो 10 साल के बच्चे करते हैं वो उसे करना चाहिए। ठीक है, हम उसके चैलेंजेस को बाय टाइम समझते समझते उनके सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो पहला चैलेंज तो अभी जो जो आप एज बता रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास आई थिंक एक प्यूबर्टी वाला तो है ही, क्योंकि ये वो एज है कि जिससे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो वो अपने चाइल्डहुड से निकल के एक दूसरी, एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा होता है, हार्मोनल भी, फिजिकल भी, हर चीज में। तो वो बच्चा एक तो अभी ये फेस कर रहा है। दूसरा, क्योंकि आप बता चुके हैं कि वो मुख्तलिफ स्कूलों में गए और उसके बाद उनकी थेरेपीज भी हुई, तो उस 10 सालों में उस, मुझे जितना आपकी बातों से आइडिया हुआ है, तो एनी हाउ बच्चा बुली तो हो रहा होता है कि मे बी उसके क्लास फेलो उसको अप नहीं कर, क्योंकि फ्रेंड्स तो वो बना नहीं सकते।
बच्चे को हमेशा यही फील होता है कि मैं इधर जो है वो इधर के अकॉर्डिंग नहीं हूँ। और दूसरी चीज के जाहिर है कम्युनिकेशन भी लैकिंग हो रही होती है कि वो उतनी एक्सप्रेसिव नहीं होते जितने एक नॉर्मल बच्चा 10 साल का एक्सप्रेसिव होता है। तो वो अपनी चीज को बयान भी नहीं कर सकते। तो वो उनकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि एग्रेशन में दिखा रहे हैं वो। बेसिकली वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मुझे अटेंशन चाहिए, या मुझे मेरी कोई बात पूरी नहीं हो रही, या मैं ये एक स्पेसिफिक टास्क नहीं कर पा रहा। तो वो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन है जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू हिज बिहेवियर्स। ठीक है। तो ये एक करंट सिनेरियो समझने के लिए हमारे पास एक ग्राउंड बन गया है कि अभी। और आपके बच्चे का नाम क्या है सर? जैद काशिफ। जैद। जैद। जैद ZAID जैद। ठीक है। अच्छा, जैद के हवाले से हम बात करें तो मैं जैद को ही मुखातिब करके बात करूंगी कि अभी जैद जो है वो फिल वक्त 10 साल के हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट से भी गुजरे, असेसमेंट भी हुए। अब आप खुद एक एग्जाम्पल लेना, जब हम कभी खुदा ना खास्ता बीमार भी होते हैं या कुछ, और हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास या हम कोई उसके ट्रीटमेंट पे जा रहे होते हैं, तो ऑलरेडी उसका एक मेंटल स्ट्रेस हमारे सर पे होता है कि अच्छा भाई हमारे साथ जो है वो ये हो गया, या फॉर सपोज ब्लड की कमी हो गई, या फॉर सपोज कोई आयरन डेफिशिएंसी हुई हुई है, तो वो एक हम स्ट्रेस दिमाग पे भी लेते हैं। अब अगर मैं उस चीज को कम्युनिकेट भी नहीं कर पाऊंगी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अंदर ही अंदर, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो यही सेम केस जेड के साथ हो रहा है। ही इज नाउ इन दी एज जिसमें बच्चा सिर्फ फिजिकली ग्रो नहीं करता, उसकी सोशलाइजेशन भी ग्रो करती है। बीइंग अ ह्यूमन इट इज नेसेसरी टू हैव फ्रेंड्स। वो उसकी बेसिक नीड है कि उसके पास उसके दोस्त होने चाहिए, पेरेंट की शक्ल में या एज इन क्लास में, जो उसको अंडरस्टैंड करें और सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लें, और उसके साथ सोशलाइजेशन एक हो। ये इंसान की, एक ह्यूमन की बेसिक नीड है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही होगी जब भी वो उसके बिहेवियर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चा जब हम बच्चे को असेस करते हैं, फॉर सपोज हमने 2021 में असेसमेंट किया, तो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बच्चे का ऐसे ही बनता है कि फॉर सपोज उसके जो जो चैलेंजेस आए, अगर उसका आईक्यू पीछे आया है तो उसकी सीबीटी लाजमी होनी चाहिए, यानी बिहेवियर थेरेपी में उसको कॉग्निटिवली इंक्रीज करने के लिए उसके इंडिविजुअल सेशंस होने चाहिए, रेमीडियल होनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर ये असेस कर सकें कि आइदर उसका जो स्कोर है वो वही है, और सपोज उसकी 71 जो है वो आईक्यू आई थी, तो वो वहीं स्टक हुई हुई है या कुछ बड़ी है। अगर वो स्टक भी हुई हुई है ना, तो मेरे ख्याल से वो आपकी एक काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि वो बैक नहीं हुई। लेकिन ये जो बैक हो गई ना, वो एक बहुत अलार्मिंग है कि वो बैक क्यों हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो थेरेपीज भी लेते, तो कहीं ना कहीं हमसे ही मिस आउट हुई हैं कोई चीजें, या तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई वो चीजें जो उसकी उस वक्त स्पेसिफिक नीड्स थी। तो मुझे थोड़ा सा आप इसके हवाले से भी गाइड करें, देन हम आपको फिर इसके आगे के फर्दर की क्या प्रोसीजर इसके लिए सूटेबल होना चाहिए वो बताते हैं। थोड़ा सा मुझे इनकी थेरेपीज के हवाले से बताएं कि इनकी जो थेरेपीज चल रही थी उसकी आपको कितनी नो हाउ है, और उसमें आपने क्या वाजे तौर पे कोई गोल सेट किए थे। क्योंकि 10 ईयर अच्छा खासा एक अगर हम 2021 डायग्नोसिस के बाद से भी करें तो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम था। 3 साल हम कह सकते हैं कि उसमें हम एक ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मुझे आप इसकी हिस्ट्री दें कि इसकी किस टाइप की थेरेपीज हुई, उनके क्या गोल सेट हुए, किस पे वो पूरे उतरे और किस पे वो पूरे नहीं उतरे। थोड़ा सा आप ये मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज। जी 2021 में जैसे मैंने बताया ना, इसकी जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से हमने थेरेपीज वगैरह पाई थी, तो जो इसका एग्रेशन वगैरह का लेवल मैंने बताया था ना, तो वो तो सही हो गया था इसका। क्योंकि स्कूल से मैं हमने इसको एडमिट करा दिया था, स्कूल से कंप्लेंट्स आनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो मतलब हफ्ता में, महीने में कोई एक दो मरतबा कंप्लेंट्स आती थी, तो वो भी हैंडल हो जाती थी। अच्छा, कंप्लेन्स किस टाइप की आती थी स्कूल से एट दैट टाइम? ज्यादातर ये हिटिंग कर रहा है ये बच्चों के साथ, ये मतलब टीचर से हैंडल नहीं हो पा रहा, इस तरह से हो रही होती थी। तो क्या वो हाइपर एक्टिव भी है? नहीं, समटाइम्स होता है ये, मैंने बताया ना, पूरे दिन में एक से दो मरतबा इस तरह का ये रिएक्शन देता है कि वो एकदम कंट्रोल नहीं होगा अपनी मदद से या अपने बहन भाइयों से, इस तरफ से होता है।
ठीक दिन है, में एक मेरे से दो। हिसाब से अगर वो हिटिंग वगैरह कर रहे होंगे तो उसमें कभी कोई रीजन होता है, या वो बिला वजह टीज कर रहे होते हैं कि अटेंशन सीख करने के लिए, या कोई अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, कि फॉर सपोज उनको कोई चीज चाहिए, अब वो किसी ने नहीं दी, तो उस पे वो रिएक्शन दे रहे हैं, या वो बैठे बैठे मारना शुरू कर देते नहीं, इसके बैठे बैठे भी स्टार्ट हो जाता है ना कि होता ही है कि कोई चीज़ मांग रहे हैं, बस जिद कर रहा है, नहीं मिल रही तो फिर वो स्टार्ट कर देगा। हैं? जैसे खास के खाने के, हम लोग मना करते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि वेट इसका ज़्यादा 48 kg का वेट हो गया, तो मीठा वगैरह इसका हमने बहुत कम किया हुआ है। तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या इस तरह की जंक फूड्स वगैरह के लिए मना करते हैं, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करता है, इस तरह का है। ठीक ज़्यादा है, तो इसमें फिल वक्त इनका आजकल रूटीन क्या है, अगर हम एक रूटीन की बात करें? रूटीन मैंने जैसे बताया कि अभी तो स्पेशल नीड्स स्कूल है नज़दीक में, वहाँ पे हम लोग इसको भेज रहे हैं। तो वहाँ जाता है ये, जैसे मॉर्निंग में गया, फिर आफ्टरनून में आके मतलब मदर वगैरह के साथ लग जाता है। अच्छा, कुकिंग वगैरह में और उसके घर के काम वगैरह में उसको इंटरेस्ट है, तो उसमें लग जाता है, उससे काम उससे सेट करता है। फिर अच्छा, वो उसमें शाम को इंटरेस्ट लेते हैं? जी, उसमें इंटरेस्ट रहता है, वो सही तरीके से कर लेगा। अगर यानी कि इसको आप पूरा कपड़े भी धुलवाने हो ना, तो ऑटोमेटिक मशीन में पूरे कपड़े धो देगा और वो फैला भी देगा सब चीज़ें, यानी कि माशाल्लाह उसमें बड़ा एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। अच्छा, उनको पूरा मोर्चा लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा इन चीज़ों में, तो काफ़ी वो इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सेल्फ हेल्प स्किल्स जो कि आजकल के नॉर्मल लड़के भी नहीं कर रहे होते हैं, वो इसमें बिल्कुल। माशाल्लाह से जो है वो अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अपना ये चीज भी देखनी चाहिए, ये मुझे एज अ प्रोफेशनल और पेरेंट दोनों से वो रहता है कि कुछ बच्चे की कैपेसिटी होती है। फॉर सपोज अगर हम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे की भी एग्जाम्पल ले लें कि वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वीक है, तो हम उसी का ट्यूटर लगा कर दे देते हैं कि भाई इसको इस पे जो है वो सही करवाएं, इसकी उर्दू वीक है। हम्म। मगर अगर हम अदर साइड देखें तो वो साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेता है, साइंस के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। हम्म। तो एनी हाउ उसकी वीक पॉइंट की वजह से हम उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो उसको भी हम सप्रेस कर रहे होते हैं। हम्म। तो आई थिंक जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें उसको आगे करना चाहिए। हर बच्चे को जो है वो डॉक्टर नहीं बनना, हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना, हर बच्चे को जो है वो मैं कहती हूँ टिपिकल पढ़ाई करके भी नहीं निकलना मेन स्ट्रीम वाली। हम्म। कुछ जो है बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और देर आर एग्जाम्पल्स जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ उसके बाद जो है वो अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, और Yes. नॉर्मल बच्चों से बेहतर चला रहे हैं। तो द थिंग इज कि उसकी जो यूनिक चीज है, कि जो उसकी खुद की कैपेसिटी है उसको निकालने की देर है। क्योंकि ये अभी 10 सालों में तो आपने खुद भी देख लिया होगा ना कि हमने ट्रायल एंड एरर के फेज से निकल चुके हैं, और उससे जो है वो कोई खास प्रोडक्टिव जो है वो रिजल्ट नहीं नजर आया, कोई इंप्रूवमेंट तो हम कह ही नहीं सकते, बच्चा बल्कि बैक हुआ। तो इसका मतलब यही है कि बच्चे के साथ हमने या तो बीइंग अ प्रोफेशनल या बीइंग अ पेरेंट, हमने कहीं ना कहीं वो चीज वो पीस मिस आउट किया है जो उसके लिए जरूरी था। हम्म। तो हमें थोड़ा सा वो तलाश करने की नीड है, और इट्स कंप्लीटली फाइन कि इफ ही वांट टू डू आउट ऑफ द बॉक्स, अगर वो कुछ और चीज करना चाहता है जो स्किल बेस है, तो हम उसको उसमें आगे कर सकते हैं। ये एटलीस्ट भी वो इसी वहां बात, बुली तो नहीं होगा ना कि तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो, बल्कि अप्रिशिएट ही होगा। मैं हम्म। इसकी एक एग्जांपल भी बताऊँ। लास्ट टाइम इसकी बहरिया की एक थी रेमेडियल थेरेपिस्ट, हमने थी क्लासेस क्लासेस वगैरह दे रहे थे। तो 2 महीने वहाँ पे इसने किया थेरेपी, तो उन्होंने यही बोला कि देखें इसकी पढ़ाई वगैरह से तो इसका इतना ज़्यादा नहीं चल पाता ना। तो उन्होंने फिर यही कहा था कि आप इसे कुकिंग वगैरह में दें, तो उन्होंने भी फिर फ्राइज वगैरह बनाना, अंडे बनाना, इसको इस तरह से ट्रेन किया था कि इस तरह से करने के लिए, तो वो कर भी उस करना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने ढूंढा भी इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट, वो मुझे मिल नहीं रहे थे कराची में ना इस तरह का। तो उनका यही कहना है कि आप ना वोकेशनल कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में करके इसको इस तरह से लेके आए ताकि इंडिपेंडेंटली कुछ कर तो सके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी बीइंग अ पेरेंट। ये एज वो होती है बच्चों की कि जब वो देखते हैं ना कि बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो पेरेंट बिल्कुल उनको छोड़ देते हैं। ये मेरे सामने लाइफ एग्जांपल्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे देख रही होती हूँ पेरेंट में, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको इस चीज पे हम एजुकेट कर सकें कि
सिर्फ किताबें पढ़ना इट्स नॉट द एंड। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। तो इट्स वेरी लाइक आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप इतने कंसर्न है अपने बच्चे के लिए और आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इदारों की कमी है इस एज के लिए, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि उसमें नीड ही नहीं महसूस होती। ज्यादातर बच्चे जो 8-10 साल के 12 साल के पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते, फिर घर वाले उनको बिठा ही लेते हैं कि छोड़ दें, ये तो फिर खैर किसी काम का नहीं है। मगर अब बहुत सारे मैंने देखा है कि पेरेंट्स इस चीज में आगे आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है और पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चा जो है वो सिर्फ किताबें ही रट के बोर्ड के एग्जाम्स ही देगा। हमारे निजाम कहाँ अच्छे हैं, आप खुद बताएं। बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर हम पढ़ाई का अगर कहें तो वो तो निजाम हमारे लिए भी सूटेबल नहीं है। तो एक कोई बच्चा जिसकी खुद इसके स्पेशल नीड है और उसको इंटेलेक्चुअली जो है डिफिकल्टीज हैं, तो वो कैसे उस सिस्टम में अपने आप को कोप अप कर सकेगा। तो कोई बात नहीं, वो जिस चीज में अच्छा है हम उसको उस चीज में आगे कर सकते हैं, स्किल बेस्ड काम पे। और आजकल तो बच्चे माशाल्लाह वैसे ही बहुत फास्ट है कि अगर हम उन्हें कोई एक चीज जरा सी भी सिर्फ उनको एक पुश करने की देर होती है और वो खुद अपनी जो है ना ऑटो लर्निंग पे आ जाते हैं। और एक चीज ये कि जो उसके बिहेवियर्स हैं, क्या वो जिस तरह आपने पहले भी कहा कि वो उतना एक्सप्रेस ना करने की वजह से ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज में जाने से उसके वो बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली कम हो सकते हैं, या इनको और कुछ बिहेवियर्स के लिए मजीद उनके रूट कॉज पे देखने की जरूरत है? क्या कर सकते हैं इससे, क्या कहती हैं? इसको हम असेस कर सकते हैं। पहले हम इस चीज को असेस करेंगे कि उसके बिहेवियर इश्यूज की वजह क्या है। सम टाइम पॉसिबली कि वो सिर्फ आईडीडी ना हो, उसको और भी कोई इश्यूज हो जिसकी वजह से वो ये टेंट्रम्स शो कर रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगर तो हमें लगा कि नहीं, ये जो मैंने आपसे बात की थी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अगर वहां तक की बात है, तो फिर तो जब वो किसी प्रोडक्टिव चीज में लगेगा, वो खुद अपना जो है उनका जो एंजाइटी लेवल या वो जो स्ट्रेस्ड आउट हुए होंगे वो चीज उनकी खुद ही रिड्यूस होने लगेगी और वहीं पे बिहेवियर्स भी कम हो जाएंगे। मगर अगर कोई और डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसको हम बच्चे की सेंसरी ओवरलोड भी कहते हैं, हम्म। या हम ये कह सकते हैं कि कोई उसको कोई चैलेंज है न्यूरोलॉजिकल जिसकी वजह से वो ये टेंट्रम शो करता है, तो फिर उसका एक साथ साथ, और उसमें भी ये नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई स्किल बेस्ड सिखा नहीं सकते, हम साथ साथ चीजें रख सकते हैं, थेरेपीज और जो उसकी ट्रेनिंग है वो साथ साथ चल सकती है बिल्कुल। राइट, राइट। इसका मतलब है कि जो आईडीडी उनका डायग्नोज हुआ था, उसके साथ मजीद ये क्लैरिफाई करने की अभी भी ज़रूरत है कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या नहीं है, ताकि मजीद उसमें क्लैरिटी आए। क्या कहती हैं? बिल्कुल मैं ऐसे ही कहूंगी, और मैं चाहूंगी कि मिस सिद्रा थोड़ा सा इस चीज पे आप भी गाइड करें, सिंस जो है मिस सिद्रा अर्ली इंटरवेंशन पे भी बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं और उनको इस चीज का ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि जब बच्चा अपनी एक एज के माइलस्टोन्स को कवर या ना कवर करते हुए इस एज तक पहुंच जाता है तो उसके और चैलेंजेस क्या होते हैं। समटाइम कोई चीज कोमोर्बिड नहीं होती बट एट द पॉइंट ऑफ एज वो जाकर मिक्सअप हो जाती है चीजें। हम्म, राइट। ठीक है। मैंने मिस फारिया की तमाम बातें सुनी और फादर की भी तमाम बातें सुनी, और उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस ये अराइज हुए हैं जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि जैद के साथ अब तक कोई ईटिंग, सॉलोइंग या टेस्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज रहे हैं? टू बी क्वाइट प्रिसाइज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैद की डाइट क्या है। जी वो नॉर्मली हर चीज मतलब खा लेता है, कोई इतना उसमें नहीं, लेकिन वो ये क्रेविंग्स होती हैं उसकी ज्यादा, जैसे जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मीठा ज्यादा खाने में उसको इंटरेस्ट है। वेट मैंने बताया जैसे उसका 48 kg तक पहुंच गया, तो वो बहुत कंसर्न है, इस वजह से हम तो लोगों पापा ने मुझे थोड़ा बहुत सा कम कर। सुनने में इशू हो रहा है, अगर आप अपना माउथ पीस करेक्ट कर लें तो बेटर होगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, बेहतर है। यस। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको जो जैसे क्रेविंग्स इसकी शुगरी चीज की, जंक फूड्स वगैरह की बहुत ज्यादा होती थी ना, तो इस वजह से इसका वेट भी मैंने बताया उसको कि 48 kg तक हो गया था। तो वो उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया हमने, शुगर्स बहुत कम कर दिए इसकी, चाय वगैरह में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल कट ऑफ कर दिए। इसका हाथ रुकता नहीं है खाने पीने की चीज़ों में ना। ये इसका एक मसला है, हर चीज़ इसको हर वक्त इसको कोई भी मुंह में चाहिए होती है चीज़। ओके, तो यानी जैद का भी वेट कितना है?
10 साल के हिसाब से? 40 kg। 48 है। 48। 48, सो ही इज ओबीस, राइट? जी। और इस एज में जो आपने आईडीडी की डायग्नोसिस बताया, लास्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस साल हुई थी? ये दिसंबर 2024 में। 2024 में, यानी कि पिछले जी जी। साल। जी 3-4 माह। दिसंबर माह 24। ठीक है। जो सिचुएशन मेरे सामने इस वक्त जैद की आ रही है वो, नंबर वन, उनका हेल्थ इशू जिसमें ओबेसिटी है, और दूसरा कंटिन्यूअस बुलिंग, बिकॉज यू टोल्ड मी कि वो काफी सारे इदारों से होते हुए आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। वही चीज वो अपने बहन भाइयों के साथ भी फेस कर रहे हैं, टीचिंग बिहेवियर एंड एवरीथिंग। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो बच्चा साइकोलॉजिकली हिट हो रहा है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन चूंकि वो उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, अपनी एज अप्रोप्रिएट है, तो उसकी कुछ साइकोलॉजिकल के अलावा कुछ फिजिकल नीड्स भी हैं। बट जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर्स डोमिनेट होते हैं फिजिक पर, तो बच्चा उसका कोई ना कोई रिएक्शन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाखून खाना, नाखून चबाना, पेरेंट्स को कुतरना, टेबलों को कुतरना, मारना, ये सब उसके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जो कि उसकी जिस्म से नजर आ रहे हैं, उसकी एक्शन से नजर आ रहे हैं, उसकी फिजिक से नजर आ रहे हैं। बाज नेल औकात बाइटिंग। जब बच्चा इसमें भी एक्सप्रेसिव नहीं होता, तो उसका स्ट्रेस लेवल उसके पेट पे आता है, यानी कि उसके स्टमक पे आता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स को मुतासिर करता है। जिसमें बच्चा जो है, बच्चा या बड़ा जो भी हो, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को, आपने बताया जिस तरीके से कि वो मुस्तकिल से कुछ चबाना है, तो वो क्रंच चबा रहा है या वो कुछ भी खा रहा है, बेसिकली वो अपना स्ट्रेस निकाल रहा है, तो जिसको स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। ओके। तो जब स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं मोस्टली आईडीडी बच्चों में, तो ये लाजमी होता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई कोमोबिडिटी है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल इशू के होने की वजह से दूसरा अकर हो रहा है, या दूसरे इशू के समझ ना आने की वजह से, या प्रोमिनेंट ना होने की वजह से पहला फैक्टर जो है वो ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम सारे एरियाज को रखें, उसकी फिजिक, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल एज, उसकी फिजिकल एज, और उन तमाम को अगर हम सिंक्रोनाइज करें, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बार ग्राफ अप एंड डाउन आता है, जिसमें मुझे उसकी फिजिकल जो अपेयरेंस है, लाइक जो उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें वो ओबीस है, और ओबीस क्यों है, वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस ईटिंग भी बच्चा जब कर रहा होता है, बच्चा या बड़ा दोनों करते हैं, मैं बच्चे को इसमें टारगेट नहीं कर रही, जब उसकी कोई ना कोई इंटरनल बायोलॉजिकल नीड या जो उसकी बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं हो रही, यानी कि मेरी प्लेट में तमाम जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे होने चाहिए, यानी कि मुझे एक कार्ब्स भी लेने हैं, मुझे डेयरी भी लेना है, मुझे प्रोटीन्स भी लेने हैं, और उसके साथ जितने भी मिनरल्स और वाइटामिन हैं वो मेरी बॉडी में पूरे होने चाहिए। जब कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर हमारे साथ होता है एसोसिएटेड किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, तो जब वो जहन में कुछ ना कुछ रद्दोबदल कर रहा है, तो डेफिनेटली दिमाग ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे फिजिकल फैक्टर्स भी उसमें इफेक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाना, कुछ लोगों को वाइटामिन आयरन लेवल्स कुछ लोगों के कम होते हैं, कुछ बच्चों के बाजों का कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं, ठीक है, उनके नेल्स से समझ आ रहा होता है, उनके दांतों पे स्टेन्स होते हैं उससे नजर आ रहा होता है, और ये सारी वजूहात की बिना पर ये सब आपस में इंटरलिंक होकर उनके स्पीच को भी इफेक्ट करते हैं, यानी कि उनके बोलने को, उनके एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। तो मैं ये जरूर आपको रेकमेंड करूंगी कि पहले बच्चे का वाइटामिन प्रोफाइल चेक करवाइए, ठीक है। वाइटामिन प्रोफाइल आप आगा खान से, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से, किसी भी जनरल फिजिशियन से, या वो जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आप डिस्कस करके, या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से डिस्कस करके उसका वाइटामिन प्रोफाइल चेक करवाइए कि इसके वाइटामिन लेवल्स जो हैं और जो मिनरल लेवल्स हैं वो एज अप्रोप्रिएट और है या नहीं है। दूसरा फैक्टर अब हम आते हैं उसकी ओबेसिटी की तरफ, जो कि उसके ज्यादा खाने की वजह से है। ज्यादा खाने में डेफिनेटली उसकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो जो उसने वेट गेन कर लिया है अब उसको रिवर्स करना है, ठीक है, और रिवर्स करने के लिए उसको आपने लाजमी लाजमी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी वो होनी चाहिए जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को इनहांस करे, मुतासिर ना करे, क्योंकि डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसने घर से बाहर तो जाना ही है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप घर में ट्रेडमिल लगा लें और आप घर में ही पूरा जिम बना लें, नहीं, ये ठीक नहीं है। सोशल नीड बच्चे की है, सोशल नीड को पूरा भी करना है, और उसके लिए उसको बाहर का एक्सपोजर भी चाहिए, लेकिन वो एक्सपोजर हम कंट्रोल रखेंगे, चाहे वो उसकी डाइट के हवाले से, चाहे वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से हो,
या चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी के हवाले से। बच्चा 15 या 16 साल का हो जाता है तो वो इतना वल्नरेबल नहीं होता, अभी जैद वल्नरेबल है, क्योंकि वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और उनको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज लैकिंग इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड सोशल कम्युनिकेशन ड्यू टू हिज डिसऑर्डर। तो हम कंट्रोल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। जब विटामिन प्रोफाइल की मैंने बात की तो विटामिन प्रोफाइल में डेफिनेटली विटामिन B12 भी आता है। विटामिन B12 जो है वो हमारी जो कॉग्निशन है बच्चे की, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है जो कि हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन में काम करते हैं, यानी कि इसमें हमारी लैंग्वेज, हमारी जितने भी बॉडी जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशन है, ये सब हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब विटामिन B12 अगर अल्लाह ना करे कम है, तो उसको जब हम सप्लीमेंट्स के थ्रू कवर करते हैं डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, तो IDD बच्चों में बहुत ज्यादा वाजे फर्क नजर आता है। उनकी स्पीच भी कवर अप होती है, और उसके अलावा जो उनकी स्ट्रेस ईटिंग वाली हैबिट्स हैं वो भी कवर होती है। बच्चा स्ट्रेस की वजह से खा रहा है, समझ आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, एविडेंट है, उसकी हैबिट बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिस्म में कुछ ना कुछ कमी है, हमने उसको भी पूरा करना है। जब विटामिन B12 लेवल्स मैंने अपनी प्रीवियस केसेस में देखा है, और मैंने अपने खुद के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब मेरे भी स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, जब मैं भी बहुत ज्यादा काम कर रही होती हूँ, तो मैं डेफिशिएंट होती हूँ B12 में, और मुझे फिर ब्रेन फॉग होना, चिड़चिड़ाहट होना। इसी तरीके से मैंने बहुत से मेल्स को भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है जिनके साथ ये चीजें होती हैं। तो वो उसको किसी ना किसी तरीके से कवर करते हैं, बिकॉज ये हमारा अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि वो बॉडी अपनी नीड को कहीं ना कहीं से केटर करती है, लेकिन वो बच्चा हमारा अपनी एक्सप्रेस नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो हमें इसको नंबर 1 एक न्यूट्रिशनिस्ट से इसका प्रॉपर डाइट प्लान बनवाना है। ठीक है, नंबर 2 उसका विटामिन प्रोफाइल चेक करवाना है। नंबर 3, अगर वो विटामिन B12 या उसके साथ कोई दूसरे जिंक, मैग्नीशियम या आयरन के लेवल्स कम हैं, तो उसके हिसाब से हमने उसके सप्लीमेंट्स स्टार्ट करवाने हैं। लेकिन ये भी मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि डिपेंडेंट हो जाए सप्लीमेंट पे। सब अगर बच्चे की नीड, बच्चे या बड़े की नीड एक हेल्दी प्लेट से पूरी हो सकती है और हेल्दी डाइट से पूरी हो सकती है, तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन। हम्म। आप उसकी जो प्लेट है खाने की, उसको ही ठीक कर लें, उसी में प्रॉपर पोर्शंस कर लें, जिसमें वो फिश भी खा रहा हो, जिसमें वो प्रोटीन्स भी खा रहा हो, उसके कार्ब भी मैनेज हों, और जिसकी एज के हिसाब से उसका जितना पोर्शन बनता है आप उसको वो दें। जब उसको स्ट्रेस की नीड है, जब वो कुछ ऑब्वियसली एकदम से शिफ्ट तो नहीं करेगा, जब उसको कुछ चबाने की नीड पड़ रही है, तो आप उसको हेल्दी चीजें दें, उसको नट्स दें, उसको सीड्स दें खाने के लिए। ठीक है, उसको बादाम दें चबाने के लिए, सौंफ है, दूसरे जो क्या कहते हैं प्रोटीन बार्स होते हैं, ग्रेनोला बार्स होते हैं, पीनट्स हैं, उसको उतना दें जितना उसकी एज अप्रोप्रिएट है, लाइक जस्ट पिंच के, इस मुट्ठी के बराबर, जो उसकी मुट्ठी का साइज है उसके बराबर वो खाएगा, तो वो उसकी नीड को फुलफिल करेगा। लेकिन अगेन अब मैं अपनी कम्युनिकेशन के हवाले से बात करूंगी, उसकी स्पीच के हवाले से बात करूंगी। जब बच्चे की डाइट प्रॉपर होती है तो वो रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो वो कॉन्सेंट्रेट करने के काबिल होता है कि मैंने कहाँ किसको किस तरीके से एसोसिएटेड लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है, और क्या क्या तरीका इख्तियार करना है कि मैं प्रॉपर स्पीच यूज कर सकूं बात करने के लिए, जिसके साथ हमारी थेरेपेटिक इंटरवेंशंस तो चलेंगी। लेकिन विद टाइम एंड अगेन, एज को मद्देनजर रखते हुए, अभी 10 years में बच्चा बहुत सारी चीजों को फेस कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है उसका प्यूबर्टी का। ही इज गोइंग टू हिट प्यूबर्टी, और उसके लिए उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं और पुअर डाइट होने की वजह से चीजें इफेक्ट होती हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉग्निशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको तीनों एरियाज पे काम करना है। नंबर 1 उसकी डाइट पे, नंबर 2 उसकी मेंटल हेल्थ पे, और नंबर 3 उसकी फिजिकल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ के लिए अभी आप उसको इतना ज्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रीइंफोर्स ना करें। एक्सटर्नल स्टिमुलस मींस वो लोग या वो एनवायरनमेंट जो कि उसके साथ फ्रेंडली ना हो। आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको एक्सपोजर देना है। अगर बहन घर के अंदर भी बहन भाइयों के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो उसका टाइम मिनिमाइज करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसका जैसे मिस फारिया ने बताया कि आपको उसका रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। आई नो इट्स वेरी टफ टू मैनेज फॉर अ पेरेंट टू मैनेज मल्टीपल किड्स विद मल्टीपल रूटीन्स, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई गुंजाइश तो निकालनी है। वो टाइम जिस टाइम पे बहन भाइयों से एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है और वो अपनी अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस को निकालते हुए एक अनकंट्रोल्ड या एक इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसमें हिटिंग आ रही है, जिसमें क्या कहना चाहिए कि एग्रेशन नजर आ रहा है, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बच्चा एक वक्त में एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। ये बात आपको समझ में
हम हम्म। अपने बैकग्राउंड की नॉइसेस को भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, हम आई एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट कर रहे हैं, और हम वर्बल एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट कर रहे हैं। हमारा बच्चा जैद वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जब रेगुलेट नहीं कर पा रहा तो वो जो एक्सप्रेशंस को कैच कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस ट्रॉमास भी ट्रिगर करता होगा। कहीं ना कहीं उसको ये भी नजर आ रहा है कि मेरा भाई मुझे ऐसे कहेगा तो मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, और बाज़ औक़ात नेगेटिव एनर्जीज भी बच्चा बहुत जल्दी कैच कर रहा होता है। लेकिन चूंकि वो उनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सकता, ड्यू टू डिफरेंट सेंसरी इश्यूज और मिस रेगुलेशन वगैरह वगैरह, तो बच्चा उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है, जिसमें वो अपने आप को हार्म करेगा या किसी को हार्म करेगा, वो बेसिकली वो एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डू टेक हेल्प ऑफ वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी के इदारे हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ कराची में स्विमिंग पूल हैं। आपके करीब में कोई भी ऐसा इदारा जहाँ पर स्विमिंग पूल या स्विमिंग सिखाने की फैसिलिटी हो, आप उसको महीने में या हफ्ते में 2 से 3 दिन लाजमी लेकर जाएं। ठीक है? उसको स्विमिंग तो आप सिखा ही रहे हैं, लेकिन स्विमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेथ कंट्रोल। ठीक है? जब बच्चा ब्रेथ कंट्रोल करना शुरू करता है, इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करना शुरू करता है, और पानी के जरिए उसको रिलैक्सेशन मिलती है, पानी के अंदर बहुत से मिनरल्स भी होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे को रिलैक्स करने के लिए, स्पेशली बॉयज में। स्पेशली मैं कहूंगी बॉयज में, क्योंकि बॉयज के स्ट्रेस लेवल्स अब उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से या जो भी उनका डिसऑर्डर है उसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है? क्योंकि बॉयज थोड़ा सा उनके अंदर फिजिकल स्टैमिना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन आर मोर वल्नरेबल, बट बॉयज हैव मोर फिजिकल पावर, और जब वो फिजिकल पावर रेगुलेट नहीं हो रही, ओबेसिटी की वजह से सप्रेस हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगी, राइट? तो चैनलाइज करना है उसकी तमाम चीजों को। डू टेक हिम टू स्विमिंग, डू टेक हिम फॉर एनी जिम और एनी फिजिकल गेम, जैसे कि ताइक्वांडो, जैसे कि कराटे। उसकी जब फिजिकल मूवमेंट्स चैनलाइज होंगी, वो एक प्रॉपर वे में अपना आहिस्ता आहिस्ता चीजें लर्न करेगा, वहीं पर कम से कम लोगों में सोशलाइज करेगा, और अपनी फिजिकल एक्सर्शन को निकालेगा। उसका स्वेटिंग होना जरूरी है, उसका हार्ट रिदम जो है वो रेगुलेट होना जरूरी है, भागना दौड़ना फिजिकल एक्टिविटी करना। जब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, अपनी अपनी जगहों पर आना शुरू होती हैं, तो बच्चे में वाजे चेंजेस आते हैं। ठीक है? नंबर वन, सोशल नीड उसकी है, एक्सप्रेसिव उसकी चैलेंजेस हैं, एक्सप्रेशन उसके वीक हैं, और वो सोशल कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। हम कंट्रोल देंगे, हम स्मॉल ग्रुप में देंगे, या हम पर्सनली कोई टीचर हायर करेंगे, या उस टाइमिंग में इदारों से बात करके कि हमारे बच्चे का ये इशू है, हम उसमें आपसे फैसिलिटेशन चाहते हैं। डेफिनेटली लोग आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह मियां हर जगह पर कहीं ना कहीं आसानियां पैदा करता है। मैं जरूर दुआ करूंगी अल्लाह ताला आपके लिए भी, बच्चे के लिए आसानियां पैदा करे, और ऐसे इदारे भी हैं जो कि स्पेशल नीड बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करते हैं, तो उसको जरूर आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में तो डालें। चूंकि वो एक लड़का है और उसकी हेल्थ है, और वो आराम से अपनी, उसकी कोई फिजिकली मोबिलिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो ताइक्वांडो, कराटे, भागना दौड़ना, कोई भी ऐसा गेम जो कि उसको हैप्पी करता है, हैप्पी के साथ साथ उसकी फिजिकल नीड्स को भी पूरी करता है, आपने जरूर उसको इसमें एनरोल करवाना है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपका बच्चा आईडीडी है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो एक नॉर्मल बच्चा है। अगर एक नॉर्मल बच्चा भी होगा तो उसका भी उसकी यही नीड्स होती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैद अभी मेन स्ट्रीम स्कूल जा रहा होता, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी वो स्पोर्ट्स कर रहा होता, वो किसी ना किसी वोकेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता, वो पिकनिक पे भी जा रहा होता, वो घर के वालों के साथ भी पिकनिक पे जा रहा होता, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो कुछ ना कुछ प्ले जरूर कर रहा होता। तो उसकी वो नीड्स, क्योंकि ये बच्चे के साथ सोशल नीड्स हैं, हमारा बच्चा सोशली थोड़ा सा उसमें लैकिंग करता है, तो हम उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में देंगे, लेकिन हमने उसकी तमाम नीड्स पूरी करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल बच्चे की नीड पूरी होती है। 10 से 12 साल 13 साल तक जब आप इस पैटर्न के थ्रू उसको लेकर चलेंगे, जिसमें ये सुबह उठेगा, प्रॉपर नाश्ता करेगा, सिपारा पढ़ेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा, जिस हद तक भी पढ़ रहा है, कोई बेंचमार्क सेट नहीं करना कि यहाँ पर इसको इतना ही पढ़ना है, आज एक सिपारा खत्म कर लेना है या 4 लाइनें खत्म करनी है। कारी साहब से भी पढ़ेगा, ये इसके रिमीडियल सेशंस भी होंगे, ये अपनी तमाम एकेडमिक प्रोफाइल भी करेगा, और इसके साथ साथ बैक एंड पे इसकी तमाम जो डाइट है, डाइट फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखेंगे, उसकी डाइट प्लान फॉलो करेंगे, उसके वेट को कम करेंगे, वेट को कम करने के लिए आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी को करेंगे अपनी इसमें शामिल उसके रूटीन में, और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसको वाटर थेरेपी, उसको प्ले थेरेपी, या किसी भी ऐसे प्ले में एंगेज करना जहां पर वो खुश रहे। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ
नेगेटिव स्टिमुलस जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम बहन भाई बैठे हुए हैं, जिस टाइम बहन भाई सारे घर में मौजूद हैं और उस टाइम जैद ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, तो उसी टाइम कोशिश करें कि जैद की एक्टिविटीज को अलाइन करें। तो कम से कम एक्सपोजर होगा, लिमिटेड एक्सपोजर रखना है, लेकिन क्वालिटी एक्सपोजर रखना है। जब ये चीजें आप अलाइन करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। लेकिन इसका सबसे डोमिनेंट फैक्टर है बच्चे का वेट। हम्म। वेट को ठीक करने के लिए आपको उसकी डाइट पे और उसकी सप्लीमेंटल नीड्स पे लाजमी फोकस करना है। आई वुड रेकमेंड उसके B12 लेवल्स लाजमी चेक करवाएं, और उसके सप्लीमेंट्स या फिश को खाने में उसकी हफ्ते में कम से कम वो 3 दिन एक टाइम पे फिश खाए, छिलके समेत, ताकि उसकी अगर हम सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाए तो उसकी जो नेचुरल वे है उसके थ्रू उसकी वो चीजें पूरी हों। जब हम्म। ब्रेन की डेवलपमेंट और ब्रेन के न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं और उसको सही चीज मिलती है, तो बच्चों की स्पीच में, बातचीत करने में और मूड स्विंग्स में वाजे फर्क आता है। तो इन चीजों को आप देखें एंड देन डू डिस्कस विद अस। फिर हम जरूर आपके आगे जो भी है हेल्प कर सकेंगे इस हवाले से। राइट, राइट, बहुत शुक्रिया। आई थिंक काफ़ी आपने इस तरह काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। आई होप के काशिफ साहब आपको भी कुछ चीज़ें उसमें से आपने पिक की होंगी, और इन हदायत पे ज़रूर अमल कीजिए। और इन द मीन टाइम हम शेयर कर देंगे आपके साथ माइंड मेंटोर का नंबर भी। आप फर्दर इंफॉर्मेशन या डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप भी मेरा ख्याल है ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप बेशक सेशन को छोड़ भी सकते हैं। एज पर योर कन्वीनियंस हम अगले पेरेंट की तरफ फिर जाते हैं। आपका कोई एनी लास्ट वर्ड्स? नहीं सर, बस थैंक यू बोलूँगा मैं मैम सिद्रा को भी, मैम फारिया को भी। काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने कवर कर ली हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, देखें जिस तरह से मैम ने बताया कि इसके जो विटामिन के प्रोफाइल वगैरह वो चेक करवाने की, और फिर इसकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह तो मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसकी, जैसे वॉक वगैरह कराने इसको लेके आता हूँ। तो उस पर राइट। मजीद मैं फोकस करता हूँ। और इस नंबर वगैरह इनका शेयर कर दिएगा जी तो जरूर। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी।